नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकासशील भारत के समक्ष चुनौतियां और उसमें हम लेंगे टॉपिक निर्धनता और निर्धनता का निवारण, निर्धनता का स्वरूप और निर्धनता के कारण। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि निर्धनता, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि गरीबी। निर्धनता के स्वरूप और आकार की जानकारी विभिन्न आधारों पर की जा सकती है। किसी राष्ट्र अथवा समाज की निर्धनता के स्वरूप को संसाधनों की कमी, राष्ट्रीय आय में कमी, प्रति व्यक्ति कम आय, आय के बंटवारे में भारी असमानता, आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का अभाव, कमजोर सामाजिक सुरक्षा के आधार पर समझा जा सकता है। कुल मिलाकर देश के निवासियों को रोटी, कपड़ा और मकान की समुचित व्यवस्था का अभाव वहाँ की निर्धनता का परिचायक है। भारत में निर्धनता को निर्धनता रेखा के माध्यम से देखा जा रहा है। निर्धनता रेखा का निर्धारण भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पर किया गया है। भारत में इसका निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त करने में के लिए वाले व्यक्तियों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। निर्धनता मापन का दूसरा आधार न्यूनतम मूल्यों पर आधारित 5 सदस्यीय परिवारों के जीवन यापन पर होने वाले न्यूनतम व्यय को माना गया है। 1962 में अनुशंसित तथा 1961 के मूल्यों पर आधारित जीवन यापन पर व्यय 5 सदस्यीय परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 125 रुपये प्रति माह आंका गया है। इन जो ये आंकड़े हैं, इनके माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह प्रति व्यक्ति 20 रुपये और शहरी क्षेत्र में 25 रुपये वे जीवन व्यापन हेतु आवश्यक है। यह आधार निरंतरता बढ़ता ही गया है, जो मूल्य की वृद्धि के कारण हुआ है। उदाहरणतः 20 वर्षों के पश्चात 1981-82 में यह आधार ग्रामीण क्षेत्र में 107 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 122 रुपये प्रति व्यक्ति तक पहुंच गया। अतः 20 वर्षों की अवधि में मूल्य वृद्धि के आधार पर न्यूनतम व्यय लगभग 5 गुना तक पहुंच गया। मूल्य वृद्धि के साथ ये निरंतर बढ़ता गया एवं 1998-99 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह आय 218.75 रुपये व शहरी क्षेत्रों के लिए 247.80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तक निर्धारित की गई। तो इसके माध्यम से आपने ये देखा कि निर्धनता का जो स्वरूप है या जो निर्धनता का जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन पर व्यय है। 1981 में विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में भारत को विश्व के 10 सबसे अधिक निर्धन राष्ट्रों में सम्मिलित किया गया। 29 जून 2000 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव संसाधन विकास सूचकांक रिपोर्ट में 174 देशों में भारत को 168 के अनेक प्रयास किए गए। 1969-70 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रसिद्ध गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1973 व 74 के आकलन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 56.44 एवं शहरी क्षेत्रों में 49.01 एवं दोनों मिलाकर संपूर्ण जनसंख्या का 54.88% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजारा कर रहे थे। 1984-85 में संपूर्ण जनसंख्या का 36.9%, ग्रामीण जनसंख्या का 39.9% व शहरी जनसंख्या का 27.7% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था। जबकि 1993-94 में संपूर्ण जनसंख्या का 37.2% भाग गरीबी रेखा के नीचे था। अंततः 20वीं सदी के अंत तक 1999-2000 में संपूर्ण जनसंख्या का 26.10% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था। अभी भी लगभग 30 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजारा कर रही है, अर्थात आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या के बराबर लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। गरीबी का स्तर भी सभी राज्यों का समान नहीं है। जुलाई 2000 में योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे गुजारा करने वाले सर्वाधिक लोग बिहार
बिहार के थे तथा राजस्थान के गरीबी यदि देश के 4 मूल राज्यों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गरीबी का आंकलन करें तो पाते हैं कि देश के कुल गरीबों का 51% लोग इन राज्यों में निवास करते हैं। ये मैं आपको फिर बता दूं, ये जो आंकड़े हैं ये पुराने हैं और वर्तमान समय में आंकड़ों में परिवर्तन आया है। तो जो गरीबी का जो ग्राफ है वो वैसे भी हम आपको सामने है कि गरीबी की जो रेखा है, जो लोग गरीब है वो गरीबी है, जो अमीर है वो अमीर है, जो आय का असमान वितरण है जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। तो इस आंकड़ों को आप इनको मद्देनजर ना देखते हुए वर्तमान में जो आंकड़े हैं उनके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा। कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य यदि असम, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर देखें तो ये 57% है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या 30 से 39% है। इस प्रकार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व केरल में 20 से 29% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम जनसंख्या पंजाब में है, जो वहाँ की जनसंख्या का 19% है। यदि हम प्रतिशत के अनुपात में देखें तो गरीबी में निरंतर गिरावट आई है। यदि संख्या की दृष्टि से देखें तो 1947 में जो भारत की कुल जनसंख्या थी उससे अधिक जनसंख्या आज गरीबी की है। अतः गरीबी की समस्या आज भी अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं जो चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है, भारत के एक सबल राष्ट्र के रूप में विकसित होने के मार्ग में बाधक बनी हुई है। सामाजिक आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है जिसमें गरीबी की समस्या और गंभीर बना दिया है। जहां गरीबी और गरीब नहीं हुए हैं उन्हें आर्थिक विकास के कुछ लाभ हुए हैं, किंतु गरीब और अमीर के मध्य असमानता की खाई विकास के साथ साथ और चौड़ी हो गई है। विकास व इससे उत्पन्न राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया और वह मध्यम वर्ग तक ही अटक के रह गया। आमदनी, अवसर एवं अधिकारों के असंतुलित वितरण के कारण गरीबी बढ़ी और समाज में वर्गीय तनाव बढ़े, जो राष्ट्रीय जीवन के लिए हितकर नहीं है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में स्वतंत्रता के पश्चात उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, किंतु अभी भी इस दिशा में और भी कार्य करने शेष हैं। तो आपने देखा कि गरीबी का जो निर्धनता है उसके जो स्वरूप है वो आपके सामने ये था कि उसका ग्राफ हमने देखा कि कुछ राज्यों में अधिक है तो कुछ राज्यों में कम है, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो है आय का असमान वितरण। अब जो तो खुद सोचें या आप उसको लिखना चाहें तो बहुत सरल शब्दों में है कि निर्धनता के कारण क्या होता है। निर्धनता के कारण किस प्रकार जो वर्ग भोगता है उसका यह है कि इसके सामने जो उसके दुष्परिणाम समाज पे पड़ते हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बीमारी है। राष्ट्र हित में इसके दुष्परिणाम भाव्य रहे हैं। इसके दुष्परिणाम को निम्नलिखित बिंदुओं में यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में वर्णित किया है जो इस प्रकार है। मैं कुछ बोलती हूँ उसमें कि गरीबी सामाजिक कलंक ही नहीं बल्कि ये देश की प्रगति में बाधक है। बिल्कुल सही है। निर्धनता सामाजिक भेदभाव को जन्म देती है जिससे सामाजिक समरसता समाप्त होकर सामाजिक तनाव उत्पन्न होते हैं। मानव द्वारा मानव के शोषण की निंदनीय अवस्था में वृद्धि होती है। निर्धनों को सामाजिक घृणा और अपमान का शिकार होना पड़ता है। अशिक्षा, अज्ञानता व अंधविश्वासों की वृद्धि निर्धनता के कारण होती है। निर्धनता के कारण निर्धन पीड़ित मनुष्य नरकीय जीवन जीने पर अभी शब्द है, जैसा कि उसके आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं होती। वह फुटपाथों, नालियों, कीचड़, अस्वच्छ स्थानों आदि पर जीवन बिताने पर मजबूर होता है। निर्धनता के परिणाम स्वरूप खतरनाक बीमारियों में वृद्धि होती है। इसके कारण अपराधों, विशेषकर बाल अपराधों का जन्म होता है। नशाखोरी, दोषों में वृद्धि होती है। चारित्रिक पतन व अपसंस्कृति का विकास होता है जो सहज मानव जीवन को विपरीत रूप में प्रभावित करता है। निर्धनता भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी घृणित अपराधों व समस्या को जन्म देती है। परिवार, समाज व राष्ट्र के विघटन में निर्धनता सहायक होती है। मानसिक असंतुलन जैसी अनेक मानसिक बीमारियां गरीबी के कारण ही उत्पन्न होती है। ये तो कुछ पॉइंट है। उसके बाद आप समाज में इसके दुष्परिणाम आप देख ही रहे हैं किस किस प्रकार से पर्यावरण संकट काफ़ी सीमा तक निर्धनता की देन है। आतंकवाद के विस्तार निर्धनता के सहायक है। गरीब
इसमें देखा। अब हम ये है कि सरकार की तरफ से या इसके उन्मूलन के क्या प्रयास करने चाहिए, तो आपके सामने हमारे यहाँ सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है कि गरीबी हटाई जाए या गरीब लोगों तक जो आवश्यक सामग्री वो पहुंची जाए। लेकिन यहाँ का जो आपका सिस्टम है, यहाँ पे आप जो देखते हैं लेवल की ऊपर से नीचे तक जहाँ तक योजनाएं लागू होती है, योजना का स्वरूप बनता है, पैसा आता है, वो नीचे तक जाते जाते गरीबों तक कुछ मात्रा में पहुंच पाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है। पहले भी अनेक बार इस तथ्य का उल्लेख है, आज़ादी के बाद से ही सरकार ने गरीबी की समस्या को दृष्टिगत रखा है, वर्तमान समय में भी चल रहा है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो स्थिति है वो जो आपके सामने है कि जो वास्तव में आप इससे परिपक्व हो रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं कि सरकार की तरफ से निर्धनता के प्रयास कम मतलब सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसका परिलाभ जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। गरीबी निवारण के प्रयासों में संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढांचे की संरचना के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं और प्रावधानों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्रजातांत्रिक समाजवाद इत्यादि का जोर गरीबी उन्मूलन पर रहा है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन, औद्योगिक व कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, शिक्षा, तकनीकी व कुशलता का विकास इत्यादि रहा है। इन सभी माध्यमों को निर्धनता उन्मूलन का अंग कहा जाए तो उपयुक्त होगा। पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन के प्रयास रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय में, तृतीय में और जो वर्तमान 12वीं पंच जो योजनाएं चल रही है उसमें भी गरीबी को हटाने का कई प्रयास है कि गरीबी हट गई है या गरीबी के हटाने के प्रयास बहुत कुछ सफल रहे हैं। तो इस दिशा में गरीबी के जो नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनका ग्राफ वास्तव में उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। जैसे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में कई कुछ अर्थ जो योजनाएं हैं उसके परिणाम भी हमारे सामने प्रत्यक्ष आए हैं कि इनमें गरीबी का जो ग्राफ है वो थोड़ा मतलब लेवल पे आया है। कहने का मतलब है कि इसमें जो योजनाएं लागू की उसका परिणाम मिला, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि गरीब लोगों को वो योजनाओं का पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता है। 1950 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रीय महत्व के किसी भी उद्योग, कंपनी, उपक्रम, वित्तीय संस्थान इत्यादि का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। 1955 में जब भारत को समाजवादी समाज बनाने का निर्णय हुआ तो राष्ट्रीयकरण की विचारधारा को बल मिला। इससे मूर्त रूप 1969 में प्रदान किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। 1972 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण से राष्ट्रीय लाभ तो होने किंतु कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचना इसका उद्देश्य था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित करने के तुरंत बाद 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किए। इसका उद्देश्य निर्धनता व आर्थिक शोषण को कम करते हुए समाज के कमजोर लोगों को ऊपर उठाना था। और जनता पार्टी की जो सरकार थी मार्च 1977 में बनी, यूँ तो ये अनेक विपक्ष और गैर कांग्रेसी दलों से मिलकर बनी, किंतु उसका चेहरा समाजवादी व वामपंथी था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तथा दक्षिणपंथी थे, किंतु सरकार में समाजवादी, कांग्रेस, फोर्ड देखने कार्य इसने ही किया। परिवार नियोजन इसमें भी गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक माना है। सरकारी योजनाएं जो चल रही है उसमें भी गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम है उनको लिया गया है। और कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि आप ग्रामीण स्तर पे आप देखें तो बहुत सारी नरेगा की है, जल की है, नहरों की है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिससे कि गरीबी का उन्मूलन हो सके और प्रत्येक वर्ग को इसका परिलाभ मिल सके। तो मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में यहाँ पे बताया है कि गरीबी उन्मूलन का जो स्वरूप है
उसके जो कारण हैं, उसके जो दुष्परिणाम समाज पे पड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चल रही है, उसका मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपको। मुझे विश्वास है इसमें आपको समझ में आया होगा। और इसका मैं एक असाइनमेंट भी आपको दे दूँगी, तो इसमें आपको जो पिछले असाइनमेंट है वो भी मैं आपको एक साथ दे दूँगी, ताकि आप इसको और विस्तार से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। धन्यवाद।